हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं दिल्ली पुलिस की आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो कि 6/12/2017 को कंडक्ट कराया गया था वो सब हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो भी आपके पिछले एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जब आपका नेक्स्ट एग्जाम होता है तो उससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सोल्व करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आपका वहीं से आना है। थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन का पूछ लेगा या फिर थोड़ा सा लो लेवल, यानी कि क्वेश्चन वहीं से उसी टॉपिक से हमारा दोबारा रिपीट होना है। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है भाई हमारे एग्जाम में? इफ x एंड y आर दी इवन नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन दी ऑड नंबर। x और y क्या है? इवन नंबर्स हैं, और हम सभी जानते हैं इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो कि 2 का मल्टीपल होते हैं, या फिर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, वो सब नंबर्स क्या होते हैं? हमारे इवन नंबर्स होते हैं, यानी कि सम संख्याएं होती हैं। हमारे पास पूछा क्या गया है कि ओड नंबर पूछा गया है, विषम संख्याएं। जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उनमें से कौन सी संख्या विषम है भाई? तो हम मान लेते हैं x और y की वैल्यू, हम मान लेते हैं x की वैल्यू जैसे हमने मान ली कि भाई 2 है, y की वैल्यू हमने मान लिया कि क्या है? 4 है। तो इन सभी ऑप्शन के अंदर हम चेक करते हैं, जैसे x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 यानी कि 9 आ गया भाई। और पूछा गया है कि ओड नंबर कौन सी संख्या ओड नंबर है? तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि x और y क्या है? सम संख्याएं हैं, और उसके अंदर 1 ऐड किया है, 8 और 1 9 हो जाता है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। और ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन है, उसके अंदर जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये सभी संख्याएं जो आएंगी वो सम आएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट्स 1 अपीयर इन द फर्स्ट 100 ऑल नंबर्स। पूछा गया है कि जो डिजिट्स 1 डिजिट है वो फर्स्ट 100 ऑल नंबर्स में कितनी बार आती है भाई? तो भाई आप मुझे ये बात बताइए कि ऑल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और उनको काउंट करते हैं तो वो इंफिनिटी तक जाती हैं भाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट 100 ऑल नंबर्स पूछे गए हैं, तो 0 को भी हमें काउंट करना है। तब हम फर्स्ट 100 की बात करेंगे तो कहां तक हमारी डिजिट आएंगी? ये 99 तक होंगे भाई। हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं 1 से 100 तक सभी कितनी बार 1 आया है उसको काउंट कर लेते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट जो 100 ऑल नंबर्स हैं उसमें जो 100 जो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट्स 1 अपीयर इन द फर्स्ट 100 होल नंबर्स। क्या पूछा गया है कि डिजिट 1 जो पहले 100 ऑल नंबर्स में कितनी बार आती है भाई? तो भाई ऑल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और उनकी जो काउंटिंग है वो इंफिनिटी तक होती है। 0 1 2 3 यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब यहां पे फर्स्ट 100 ऑल नंबर्स कहां तक होंगे भाई? 0 1 2। जैसे हमने 0 को भी काउंट किया है तो लास्ट क्या होगी भाई? हमारी लास्ट होगी 99। अब हम 1 को काउंट करते हैं। आप देखिए 0 से 9 तक 1 कितनी बार आता है? 1 बार आता है। फिर 10 आता है, और 10 11 12 हर डिजिट में 1 है, 19 है। तो जैसे देखा जाए तो 10 बार तो 1 वैसे आता है पूरी सीरीज के अंदर, और 11 के अंदर 2 बार 1 आता है, इसलिए टोटल कितनी बार हो गया भाई? 11 बार हो गया। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं 21 31 41, क्योंकि 1 कितनी बार आता है आगे? 91 तक 8 बार आता है भाई। तो 11 और 8 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको 21 भी दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि पहले 100 ऑल नंबर्स में 100 को भी काउंट कर लेते हैं, जिससे एक 1 और बढ़ जाता है, एक डिजिट और बढ़ जाती है, और हम जो एग्जाम के अंदर क्या करते हैं 21 को टिक करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन गलत होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारा 20 इस क्वेश्चन का आंसर है।
आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.7 स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, आप इसको निकाल सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट देखिए भाई, यहां पे क्या आएगा 49, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यहां भी 49 आएगा। लेकिन आप यहां पे देखिए, यहां पे 0.7 है और यहां पे 0.07 है, तो 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिखते हैं भाई, फिर 7/10 का स्क्वायर और फिर यहां पे 7/100 का स्क्वायर भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई। अब जो बच्चे पहले से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर करते हैं 49, फिर 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, फिर 7 का स्क्वायर करते हैं 49, फिर 4 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट और उसका स्क्वायर है तो 4 पॉइंट आ जाएंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है 0.4949। ठीक है, लेकिन हम इसे देखते हैं 7/10 7/100 से। अब आप देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 49 आता है, फिर जो यहां पे 10 का स्क्वायर करते हैं 100 आता है, किसी के डिवाइड में हमारा 100 है तो हम क्या करते हैं 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं। यहां पे देखिए यहां भी 49 है, यहां पे 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आ जाएगा, फिर पॉइंट कैसे लगाएंगे, 4 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं 0.049, यह आ जाएगा 0.4949, तो 0.4949 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द 2000 आर देयर, यानी कि 2000 के कितने पॉजिटिव फैक्टर हमारे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, चलो भाई देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2000 के फैक्टर करते हैं भाई, 2000 के फैक्टर करते हैं, और फैक्टर क्या करने हैं हमें, प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी कि जो भी फैक्टर हमारा आए वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, उसको और भागों के अंदर हम नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे कि 2000 है, 2000 को क्या लिखा जा सकता है, 2 into 1000, 2 into 1000 लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि 1000 को 1000 5 का भी मल्टीपल है, 25 का भी मल्टीपल है, बहुत ज्यादा इसके अंदर मल्टीपल है। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर 2 है हमारा। अब आप देखिए ये 10 है, ये 10 है, 10 है, तो 2 into 5 2 into 5 2 into 5, यानी कि 2 है वो 3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into, और 3 0 के लिए 3 5 लिखेंगे, 5 into 5 into 5 मीन्स 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 आएगा भाई। ठीक है, अब आप देखिए कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसको तो नहीं तोड़ सकते हम। अब 5 भी देखिए, 5 भी एक प्राइम नंबर है। अब आप ये चेक करिए कि भाई 2 की पावर कितनी हो गई भाई, हमारे 2 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 इंटू, और 5 की पावर कितनी है भाई, 5 की पावर 3 है भाई। तो हमने 2000 के फैक्टर किए, क्या फैक्टर आया भाई हमारा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। हमें प्राइम फैक्टर करने हैं भाई, प्राइम नंबर कितनी बार हमारा रिपीट हो रहा है। जैसे ही हमारा ये हो जाता है तो आप देखिए कि जैसे ये कितनी पावर है भाई, 4 है, इसको 1 बढ़ा देते हैं भाई, इसको पावर को कर देते हैं हम 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो पावर है 3 है, इसको भी 1 बढ़ा देते हैं, कितनी हो जाएगी हमारी 4। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 20 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो आप लोगों ने क्या जाना, जब भी हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर पूछे जाएं किसी भी नंबर के, तो सबसे पहले आप उसको प्राइम नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 2000 है, 2000 को हमने प्राइम नंबर के अंदर कन्वर्ट किया तो ये आया हमारा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। अब जो भी हमारी पावर है उनको सबको 1 बढ़ा दो भाई। अगर यहाँ पे 3 भी होता और 3 की पावर कुछ होती तो उसकी पावर को भी हम 1 बढ़ा देते और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे 2 ही प्राइम नंबर है, 2 और 5 है, इसकी पावर 4 है, तो 4 को 1 से बढ़ाना, हमें 4 के अंदर 1 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 3 है तो 3 को क्या करेंगे, ये 1 पावर बढ़ाएंगे 4 आ जाएगा, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 इसके क्या है, फैक्टर है। चलो भाई मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा होता 6000 के फैक्टर अगर हमारे पास पूछा होता तो फिर हम कैसे करते। अब आप देखिए 2000 के ये फैक्टर हैं, हम यहां पे क्या करते, 6000 कर देते भाई, 6000 कर देते तो क्या होता, 3 और मल्टीप्लाई में आ जाता, यहां भी 3 आ जाता और यहां भी 3 आ जाता। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए 3 की पावर क्या है, 1 है, तो हमें इसके पॉजिटिव फैक्टर निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम, 4 पावर है, 1 बढ़ा दिया, कितनी आ जाएगी 5,
3 पावर है 1 बढ़ा दिया, कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। 1 पावर है 1 को 1 से बढ़ाएंगे 2 आ जाएगा। 5 की 4 से करेंगे 20 और 20 को 2 से करेंगे 40। तो 40 इसके क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव फैक्टर आ जाएंगे। 6000 के कितने फैक्टर होंगे, 40 फैक्टर होंगे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 27 की पावर 3, 23 की पावर 3, 27 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 23। क्वेश्चन ये पूछा गया भाई, आपको पता है कि ये किसी की आइडेंटिटी होते हैं, ए की पावर 3 और बी की पावर 3। अगर हम इसे डायरेक्ट अगर सोल्व करें, 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 या 12 मिनट हमारे क्वेश्चन के अंदर लग जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुई है भाई। आइडेंटिटी है हमारी ए की पावर 3 और बी की पावर 3। ये आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए भाई। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 को लिखा जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भाई। ठीक है, और एक आइडेंटिटी होती है हमारी माइनस की, ए की 3 माइनस के बी की 3, जहां पे आपको लिखा जाएगा ए माइनस बी, फिर लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब हमें यहां पे क्या दिया गया है, ए की पावर 3 और बी की पावर 3। यहां पे ए की वैल्यू क्या है हमारी 27 है और बी की वैल्यू क्या है 23 है। तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं ए प्लस बी, यहां पे लिखेंगे 27 प्लस 23, फिर ए स्क्वायर लिखेंगे 27 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 23 भाई। और डिवाइड में क्या है भाई हमारा 27 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू 23। अब आप ये देखिए दोनों सेम ही क्वांटिटी है भाई, दोनों को कट कर देते हैं और दोनों को ऐड करते हैं तो 50 हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद है। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर इस आइडेंटिटी के ऊपर अगर अब की बार जैसे एग्जाम के अंदर क्या पूछ लेंगे, जैसे पिछली बार आपके पास पूछ लिया ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 पे, अब की बार अगर आपके पास एग्जाम में पूछ लिया जाए जैसे कि यहां पे माइनस यूज कर देंगे और यहां पे प्लस यूज करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको डायरेक्ट पता ही चल जाता है देखने से, आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे ए माइनस बी आएगा 27 से 23 माइनस करेंगे 4 हमारा आंसर आना है। ठीक है, तो आपको ये सब लिखने की, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। ठीक है, तो आप देखिए भैया ए माइनस बी होगा और फिर ये नीचे वाली तो पूरी कट ही हो जाएगी क्योंकि यहां सभी पॉजिटिव प्लस के हैं भाई, तो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। ठीक है, तो ये ए माइनस बी करेंगे तो 27 माइनस 23 यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर है 50। तो देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इफ द 40% ऑफ द पी इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ द क्यू इनकम, देन क्यू इनकम इज द व्हाट परसेंट ऑफ द पी इनकम। क्या दिया गया है कि पी का 40% किसके इक्वल है भाई, 75% ऑफ क्यू, और फिर पूछा गया है कि क्यू इज द व्हाट परसेंट ऑफ द पी, फिर क्यू का परसेंट पूछा गया है पी के कंपैरिजन में भाई। ठीक है, तो परसेंटेज का हमारा क्वेश्चन है। परसेंटेज का हमें पता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं भाई। अब आप देखिए 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम 2/5 भी लिख सकते हैं, जैसे 40/100 है और फिर 20 से उसको कट करेंगे तो 2/5। तो फ्रैक्शन के अंदर हमने 40% को लिखा है 2/5 भाई। 2/5 ऑफ पी इज इक्वल टू, अब ये है 75%। हमने परसेंटेज के चैप्टर में पूरा पढ़ाया हुआ है कि किस प्रकार हम परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे हमारा 75 है, तो 75 को हम लिखते हैं 3/4 ऑफ क्यू भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यू इज द व्हाट परसेंट ऑफ द पी, तो आप क्यू की वैल्यू निकालिए भाई। आप यहां से देखिए क्यू यहां से निकालेंगे तो ये जो होगा 4 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 8 आ जाएगा, फिर ये इसके डिवाइड में आएगा, ये 15 आ जाएगा P, यानी कि Q इज दी 8/15 ऑफ P है। तो अब Q बाई P लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 8/15, और आपके पास परसेंटेज जब भी पूछता है तो आप क्या लिखते हैं इंटू 100 भाई। अब आप इस 5 से करेंगे 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 3।
3 से इसको कट करें, 3 को 5 से करें 15, 3 तिया 9, 53 सही 1/3% आ जाएगा। तो QP का कितना है भाई 53 सही 1/3% है भाई। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है 53.33 दिया गया है। जब इसको और सोल्व कर 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.33 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है, आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए एंड बी हैव द मनी इन द रेशियो ऑफ द 9:5, यानी कि ए और बी के पास जो पैसे हैं उनका रेशियो क्या है 9:5 है भाई। फिर दिया गया है कि ए गिव्स द Rs 10 टू बी, यानी कि ए बी को 10 रुपए दे देता है। फिर क्या होता है उनका जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। तो बताइए कि इनिशियली हाउ मच मनी दे हैव, इनिशियली यानी कि जो शुरू में उन दोनों के पास पैसे कितने हैं भाई, पैसे पूछे गए हैं भाई। तो भाई किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए भाई जो मनी है वो 9:5 में है। तो हम मान लेते हैं कि ए के पास कितने रुपए हैं 9x हैं और बी के बाद पैसे कितने हैं 5x है। ठीक है, अब ए क्या करता है 10 रुपए बी को दे देता है, तो फिर क्या होता है 9x - 10 हो जाते हैं भाई। अगर बी को देता है तो बी के पास 10 रुपए आते हैं, ए से 10 रुपए जाते हैं, तो इसलिए इससे माइनस होंगे और फिर क्या आ जाएगा 5x + 10 आ जाएगा। और फिर रेशियो दिया गया है 1:1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको जब सोल्व करते हैं तो 9x - 10 = 5x + 10 आ जाएगा भाई। इसको इस तरफ लेके आते हैं, ये आ जाएगा 4x और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 5 है और पहले जो इनिशियली पैसे कितने a के पास कितने रुपए हैं भाई 9x हैं, तो x की वैल्यू 5 आती है तो ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। मीन्स a के पास पहले कितने रुपए थे 45 थे, b के पास कितने रुपए थे 25 थे। अगर ए 10 रुपए बी को दे देता है तो ए के पास कितने रुपए हैं भाई 35 है, और बी के पास 10 रुपए आते हैं तो 25 में 10 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो दोनों का रेशियो क्या है 1:1 है, वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 45 और 25 क्या है, उनके पास शुरू में जो पैसे हैं वो है 45 और 25। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एवरेज के ऊपर क्वेश्चन है भाई। The average of the 43, 21, 68, 97, 39 and x, यानी कि 6 नंबर हैं जिनका एवरेज क्या है 52 दिया हुआ है। और फिर पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू पूछी गई है भाई। तो आप सभी को पता है कि भाई एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। s सम को डिनोट करता है, n क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। आप देखिए कि एवरेज क्या दिया हुआ है भाई 52 दिया हुआ है। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये है 43 है, 21 है, 68 है, प्लस 97 है, प्लस 39 है और ये x है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 6 है भाई। आप 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 6 पंजे 30, 300 यानी कि 312 आ जाएगा भाई ये। ठीक है, आप इन सब को ऐड करेंगे भाई, ऐड करेंगे और फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा ये आएगा कि 43 और 21 सभी को ऐड करते हैं 9, 7, 16, 16, 24, 25 और 28 और फिर 2, 4 to 6 to 8, 14 और 14 के अंदर 9 करेंगे 23 और 23 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 312 से 268 अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा भाई, यहां से 300 के लिए यहां पे 32 चाहिए और 12 यहां पे है तो 32 और 12 कितना हो जाएगा 44 आ जाएगा भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करना है और थोड़ी कैलकुलेशन है भाई, लंबी है, आपको कुछ संख्याएं ऐड करनी है, वो तो आपको ऐड करनी ही पड़ेंगी भाई। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। देखिए स्टेटमेंट बहुत बड़ी है और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या दिया गया है कि रिटेलर डिपॉजिट द सम अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैंक। एक रिटेलर है, कुछ पैसा बैंक के अंदर जमा करता है। फिर आपको दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि पहले 3 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है, अगले 3 साल के लिए 9% है और फिर अगले 3 साल के लिए क्या है 10% है भाई। और फिर कहा गया कि एट द एंड ऑफ द 9 ईयर्स द रिटेलर रिसीव द
1650 एज द सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मैनी मनी ही हैड डिपॉजिटेड। आपके पास क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल आपके पास पूछा गया है, टोटल टाइम यानी कि 9 साल है भाई, 3 साल के लिए अलग रेट है, 3 साल के लिए अलग रेट है, और फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि भाई टोटल इंटरेस्ट क्या है। टोटल इंटरेस्ट है 1650 है भाई, ठीक है। मान लेते हैं कि कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया, मान लिया कि P अमाउंट डिपॉजिट किया, फिर PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू R। आर हमें क्या दी गई है, पहले 3 साल के लिए 6 दी गई है, और फिर 3/100 प्लस P दूसरे 3 साल के लिए क्या दिया गया है, 3 साल के लिए 9%, तो P इंटू 9 इंटू 3/100, और फिर लास्ट के जो 3 इयर्स हैं उसके लिए 10% रेट है भाई, /100 है, ठीक है। तो भाई किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे, 6 को 3 से करेंगे, ये 18 आ जाएगा, 9 3 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 और 18 45 आ जाएगा, और फिर ये क्या है 30 है, यानी कि टोटल ये आ जाएगा 75P। ये टोटल हमारा आ जाएगा 75P/100। 25 को 3 से करेंगे, 25 को 4 से करेंगे, 3 से इसको कट करेंगे भाई, 3 पंजे 15, और फिर 5 15, और फिर P की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 550। 500 को 4 से करते हैं 2000, और 50 को 4 से करते हैं 200। जब 2000 में 200 ऐड करेंगे तो 2200 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, और क्वेश्चन का क्या है कि डायरेक्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, और हर साल के लिए हमें टाइम अलग दिया गया है, और फिर रेट अलग दी गई है। तो उसको हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, PRT/100 का फॉर्मूला लगाते हैं, और फिर इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, और परसेंटेज में भी एक टाइप है, एक्सपेंडिचर का टाइप है भाई, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का पूरा टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर रखा है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन के लिंक पे जाइए, वहां पे आपको परसेंटेज से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्यू टू दी 20% राइज इन द प्राइस ऑफ ए शुगर, ए मैन इज एबल टू परचेज 3 kg लेस शुगर फॉर दी 120, व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस ऑफ द शुगर। क्या दिया गया है कि चीनी का दाम बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 20% से बढ़ जाता है। उसकी वजह से हमें चीनी क्या है कि 3 kg कम मिलती है भाई, और कितने रुपए में, 120 रुपए में। और फिर कहा गया है कि बढ़ा हुआ दाम बताइए भाई, बढ़ा हुआ दाम क्या है, किस प्रकार निकालेंगे भाई। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 20% का मतलब क्या होता है। 20% का, अगर कोई वस्तु 20% से बढ़ रही है, इसका मतलब वो 5 से 6 हो रही है। अगर वो वस्तु पहले 5 थी तो अब कितनी हो रही है, 6 हो रही है। तो अब 20% राइज हुआ है प्राइस के अंदर, मींस क्या हुआ, प्राइस कितना बढ़ा है, 5 से 6। अगर पहले प्राइस 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया भाई। और यहां पे हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब 2 कंडीशन आती है हमारी, या तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, या फिर एक्सपेंडिचर भी किसी % से बढ़े। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कोई रिलेशन होगा। अब यहां पे दिया गया है प्राइस 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो क्वांटिटी को एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना होगा, इसी रेशियो को अपोजिट कर दीजिए भाई। 5 से 6 हो रहा है, तो अब 6 से क्या हो जाएगी, क्वांटिटी पहले 6 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 5। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 30 आएगा, और यहां भी कितना आएगा, 30 आएगा। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, 6 से 5 हो जाएगी। कितनी घटी भाई क्वांटिटी, 1 घटी, 1 यूनिट घटी, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3 kg, 3 kg। अब 6 की वैल्यू निकालिए भाई, 6 को 3 से करेंगे 18 kg, और यहां के लेंगे 15 kg। मतलब क्वांटिटी क्या थी, पहले 120 रुपए में 18 किलो शुगर मिल रहा था हमें, अब कितना मिल रहा है, 15 किलो शुगर मिल रहा है भाई। तो पूछा गया है इंक्रीज प्राइस बताइए भाई, तो कितने रुपए हैं भाई, 120 रुपए हैं। कितनी केजी शुगर है भाई, बाद में 15 kg है, तो प्राइस बताइए भाई। तो ये आ जाएगा 8 रुपए पर kg। अब है 8 रुपए पर kg। अब क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेता है कि इनिशियल प्राइस बताइए भाई शुगर का। तो इनिशियल प्राइस में हमें बताया कि पहले कितनी केजी हमें शुगर मिल रही थी, 18 kg मिल रही थी। तो अब बताइए कि 120 रुपए को 18 से कर देते हैं, 3 को इससे करते हैं 40, ये 20/3,
यानी कि 20/3 रुपए पर केजी, यानी कि 6.2/3 रुपए पर केजी हमारा क्या था पहले प्राइस था। और इंक्रीज प्राइस क्या है 8 रुपए पर केजी भाई। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है 8 रुपए पर केजी। आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ ए ट्रेडर मार्क्स द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 30%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। क्या दिया गया है कि एक ट्रेडर है जो कि किसी वस्तु का दाम क्या अंकित करता है भाई 60% ज्यादा अंकित करता है उसके कॉस्ट प्राइस से, और फिर क्या करता है एक डिस्काउंट देता है 30% का, और फिर पूछा गया है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो सबसे पहले भाई प्रॉफिट और लॉस का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस करेंगे कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है जब तक हमें दिया ना गया हो, और जो हमारा डिस्काउंट है डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर निकाला जाता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि प्रॉफिट या फिर लॉस है, लॉस परसेंट हमेशा जो निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और डिस्काउंट है वो हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर। और हम देखते हैं भाई सीपी देखते हैं, फिर एमपी देखते हैं और फिर एसपी देखते हैं। कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमें दिया नहीं गया है तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 100 है। फिर मार्केट प्राइस हमें दे रखा है 60% मोर देन दी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा, मतलब 160% भी 100 का, इसका मतलब क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। फिर दिया गया है डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। तो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट निकालिए, 30% का डिस्काउंट हमने दे दिया तो कितना बचा भाई 70%। अब 160 का अगर 70% निकालते हैं तो ये 16 को 7 से करेंगे, 16 7 112, यानी कि 112 क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, मार्केट प्राइस 160 रुपए, और कितने रुपए में बेचा भाई 112 रुपए में। पूछा गया कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो भाई ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, कितना ज्यादा है भाई 12 रुपए ज्यादा। कितने पे है भाई 100 रुपए पे, तो परसेंट निकालिए भाई तो आ जाएगा 12%। तो प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा 12% आ जाएगा। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रायंगल से हमारा क्वेश्चन है भाई। तो एडवांस मैथ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, हमारे 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं, एक आइडेंटिटी पूछी गई है और एक ये क्वेश्चन है ट्रायंगल का पूछा गया है भाई। तो ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है भाई पैरामीटर। तो सबसे पहले बता देते हैं पैरामीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग को क्या कहते हैं पैरामीटर कहते हैं। अब सेमी पैरामीटर क्या होता है, जब पैरामीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो सेमी पैरामीटर बन जाता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है पैरामीटर दिया गया है। मान लिया कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड है ए बी सी और तीनों का योग क्या है 40 है। मींस ये है ट्रायंगल ए बी सी है भाई, तीनों साइड। एक साइड दी हुई है अभी हमें 11 दी हुई है, ए की वैल्यू 11 है तो बी प्लस सी की बताइए कितनी आ जाएगी 29 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या है 11 है भाई। और फिर दिया गया है अदर टू साइड बी और सी हैं, उनका डिफरेंस भी हमें दे रखा है कि b माइनस सी कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब 2 इक्वेशन हो गई भी हमारी, दोनों को ऐड करते हैं तो c कैंसिल हो जाता है तो कितना आता है 2b आता है। 2b की वैल्यू 32 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है हमारी 11 है, b की वैल्यू क्या है 16 है। अगर b की वैल्यू 16 है तो c की वैल्यू निकालिए भाई, c की वैल्यू 16 इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो तीनों साइड हमने कैलकुलेट की और तीनों साइड क्या है इक्वल नहीं है भाई। तो कौन सी ट्रायंगल हुई भी स्केलेंस ट्रायंगल हुई। और स्केलेंस ट्रायंगल का एरिया किस प्रकार निकाला जाता है, जब हमें 3 साइड दे रखी हो तो उसके जो एरिया का जो फार्मूला होता है आप सभी लोग जानते हैं। वो फार्मूला होता है हमारा कि एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जब कोई भी भुजा इक्वल न हो तब क्या होता है एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है पैरामीटर सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड, फिर सेमी पैरामीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड। अब यहां पे देखिए पैरामीटर कितना है भाई हमारा, पैरामीटर है 40, तो सेमी पैरामीटर क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 यानी कि आ जाएगा 20। अब यहाँ पे s की वैल्यू 20 है और सभी साइड को रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 20 माइनस ए 11 यानी कि 9 आ जाएगा। 20 माइनस बी 16 ये 4 आ जाएगा। और फिर 20 माइनस सी ये कितना आ जाएगा 13 करेंगे तो 7 आ जाएगा।
अब आप ये देखिए 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 3 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो ये दोनों तो हम बाहर निकाल लेते हैं भाई, 3 और 2 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर ये 20 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से भी हम 4 निकाल सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसको बाहर निकालेंगे 2 आएगा, तो 2 और ये आ जाएगा 6 को 2 से करेंगे 6 दूनी 12 और ये आ जाएगा √35। तो 12 √35 इज दी राइट आंसर था भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, और भी जो ऑप्शन दिए गए थे वो भी रूट के अंदर ही दिए गए थे। कई बार क्या होता है कि आपका जो ये स्क्वायर रूट है 35 है, इसकी वैल्यू भी कई बार ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट करके दे देता है। तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 35 की वैल्यू कहां पे होगी भाई, आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6 होता है, तो इसकी वैल्यू 5.9 के आसपास कुछ होगी। अगर हम अप्रोक्सीमेट लगाएं तो 5.9 के करीब होगी। अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 35 की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर भी हमने एक क्लास ली हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका अगर स्क्वायर रूट किस प्रकार निकाला जाता है, उसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू किस प्रकार निकाली जाती है। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है भाई। 2 trains P and Q start from the X and Y and move towards the each other, takes the 5 hour and 4 hour 3 minutes to reach Y and X after they meet। यहाँ पे एक चीज नोट करिए भाई, आफ्टर दे मीट मिलने के बाद स्पीड ऑफ द P इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द Q। कोई भी 2 ट्रेन है X और Y पोजीशन से चलती हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो जैसे ही वो मीट होती है, मीट होने के बाद जो P ट्रेन है Q पॉइंट Y पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितने घंटे लेती है 5 घंटे लेती है, और जो Q ट्रेन है वो X पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है 4 आवर्स 3 मिनट लेती है। और फिर स्पीड ऑफ P हमें दे रखी है और Q के स्पीड हमें निकालनी है। देखिए भाई इसकी एक ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला होता है, किस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे 2 पोजीशन है, एक है X है और एक है Y भाई। यहां पे P ट्रेन है और यहां पे Q ट्रेन है। P ट्रेन Q की तरफ चलती है, Q ट्रेन P की तरफ चलती है। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, दोनों का मीटिंग पॉइंट है भाई। ठीक है, तो जो ये है P की स्पीड क्या होगी भाई, P की स्पीड हमने मान लिया कि V1 और Q की स्पीड क्या है V2 है भाई। अब जैसे ही ये मीट करती हैं तो जो P को यहां तक Y तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, यहां पे जो टाइम लगता है वो है T1, क्योंकि पहली ट्रेन का टाइम है कितना है 5 आवर्स है भाई। और फिर Q को आफ्टर मीट के बाद कितना टाइम लगता है X तक पहुंचने के लिए, ये होता है भी 4 आवर्स और 3 मिनट्स। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाएगा, तो इसका एक फॉर्मूला है भाई हमारा। अगर स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन को डिवाइड किया या फिर इसका रेशियो लिया हमने, ये किसके इक्वल होता है, यहां पे V2 है तो यहां पे होगा T1। ठीक है, और यहां पे V1 है तो V1 के सामने होगा T2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है भाई। कभी भी आपके एग्जाम में आफ्टर दे मीट के बाद उनका टाइम दे रखा हो, जैसे कि दोनों ट्रेन यहां पे मिली, इसके बाद P ट्रेन का टाइम दिया Y तक पहुंचने के लिए, और आफ्टर मीट के बाद Q ट्रेन का X तक पहुंचने के लिए अगर हमें टाइम दे रखा है और कोई एक स्पीड दे रखी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है V2 डिवाइड बाई V1, द स्क्वायर रूट ऑफ T1 डिवाइड बाई T2 भाई। देखिए भाई इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, चलो भाई देखते हैं। V2 क्या है, क्योंकि Q ट्रेन की स्पीड है भाई, तो हमने मान लिया कि V2 तो हमें नहीं पता, लेकिन V1 हमें पता है कितना है 54 है भाई। फिर क्या दे रखा है कि T1 जो पहली ट्रेन का टाइम है कितना दे रखा है 5 आवर्स दे रखा है, और जो दूसरी ट्रेन का 4 आवर्स और 3 मिनट्स दे रखे हैं। अब इसको आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई हमें। अब 4 घंटे और 3 मिनट्स को आवर्स के लिए में वो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 60 से डिवाइड करेंगे और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 चौके 80 और 1 81, यानी कि 81/20 क्या आ जाएगा आवर्स आ जाएंगे भाई। तो यही टोटल इसको लिख लेते हैं 81 × 20, ये क्या आ जाएंगे हावर्स, ये T1 और ये T2 है भाई। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, 20 को 5 से करते हैं क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और ये 81 है। अब इनके स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे भाई, तो 100 का जो स्क्वायर रूट क्या होता है वो 10 होता है, और 81 का क्या होता है 9 होता है। तो 9 को इससे कट कर देते हैं, 9 × 6 = 54 भाई, और V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 10 मीन्स आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर।
तो जब भी आपके एग्जाम में ये आफ्टर दे मीट दे रखा हो तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, v2 डिवाइड बाई v1, सेकेंड ट्रेन की स्पीड, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ जो फर्स्ट ट्रेन का जो टाइम है जो कि डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने के लिए है आफ्टर दे मीट, मीटिंग के बाद, ठीक है, और फिर डिवाइड बाई t2। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की आपकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है, आप स्टेटमेंट जैसे ही चेक करते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको याद रखना है कि हमें कौन सी ट्रिक इसके अंदर अप्लाई करनी है, ठीक। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, रेशियो के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है भाई। द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टू बॉयज इज द 5:7। आफ्टर द 4 years द रेशियो विल द 7:9। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर द 14 years फ्रॉम द नाउ। क्या दिया गया है, दो लड़कों का एज का रेशियो दे रखा है भाई 5:7। फिर कहा गया कि 4 साल के बाद उनका रेशियो 7:9 हो जाता है, और फिर पूछा है कि आफ्टर 14 years उनका रेशियो क्या होगा भाई एज का। किस प्रकार सोल्व करेंगे भाई, हम सभी कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले मानते हैं 5x और 7x मानते हैं, उनके एजेज को मान लेते हैं। फिर उसके अंदर 4 years, दोनों के अंदर 4 ऐड करते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं, फिर जो रेशियो में दे रखा है उसके इक्वल पुट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब आप भाई डायरेक्ट देखिए कि प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या है, 5:7। मान लिया कि क्या है, 5:7 है। अब 4 years के बाद क्या है, 7:9 है। अब आप देखिए यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, यहाँ भी सेम क्वांटिटी ऐड हुई है, मींस 2 ऐड हुई है। और इस 2 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, यहाँ पे ये परसेंटेज है और ये आफ्टर 4 years का रेशियो है। तो अब आप देखिए कि 2 की वैल्यू क्या है, 4 है भाई। 2 की वैल्यू क्या है, 4 years है। अब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 years हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 की वैल्यू होगी 10 years और 7 की वैल्यू होगी 14 years भाई। मींस उनकी प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज है 10 years और 14 years। अब आप मुझे बताइए 14 years फ्रॉम द नाउ, 14 years के बाद बताना है, तो 14 इसके अंदर ऐड कर देते हैं, 14 इसमें ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 24 और ये 28 आ जाएगा। अब 4 से कट करेंगे 6 पे जाएगा, 4 से कट करेंगे 7 पे। मींस आफ्टर 14 years उनकी एज का रेशियो क्या है, वो है 6:7। जब हमारा रेशियो सेम क्वांटिटी से बढ़ रहा है तो हम उसकी एक यूनिट मान लेते हैं। जैसे हमने 7 से 9 गया तो 2 यूनिट मान लिया, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 years है, 4 years है। उनकी प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं, और फिर कितने साल बाद हमारे पास रेशियो पूछता है वो हम निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, CDE together can complete a work in the 12 days. Efficiency of C is twice of D and efficiency of the E is thrice of D. In how many days E alone can do the work? क्या दिया गया है, 3 व्यक्ति हैं, तीनों मिलके एक काम को कितने दिन के अंदर करते हैं, 12 दिन के अंदर करते हैं। फिर कार्य क्षमता दे रखी है भाई, C की कार्य क्षमता D से कितनी है, 2 गुनी है भाई। और फिर E की कार्य क्षमता D से कितनी है, वो 3 गुनी है। और फिर पूछा गया है E अकेला अगर उस काम को करे तो कितने दिनों के अंदर कर सकता है। तो भाई टाइम एंड वर्क हमारे अर्थमेटिक का सबसे इजी टॉपिक है भाई, और इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वर्क फाइंड आउट करना होता है, टोटल वर्क कितना होगा भाई हमारा। तो चलो भाई चेक करते हैं। जैसे कि हमें एफिशिएंसी दे रखी है, C/D की एफिशिएंसी क्या है, 2:1 है भाई। मीन्स अगर C 2 काम करता है तो D कितना काम करता है, 1 काम करता है। फिर हमें दे रखा है E/D की एफिशिएंसी दे रखी है, E/D 3:1 है। अगर E 3 काम करता है तो D 1 काम करता है। अब आप काम देख लीजिए भाई, CDE, C कितना काम कर रहा है भाई, 2 काम कर रहा है। D दोनों के अंदर 1 काम कर रहा है, 1 हो गया भाई। और E कितना काम है, 3 है। मीन्स D 1 काम करता है तो C 2 काम करता है, और E कितना काम करता है, 3 काम करता है। अब एक दिन के अंदर देखिए भाई, 3, 2, 5 और 1, 6, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं। और टोटल काम को कंप्लीट कितने दिन में करते हैं, 12 दिन के अंदर करते हैं। अगर एक दिन में 6 काम करते हैं, ये तीनों मिलके 6 काम करते हैं, तो 12 दिन के अंदर कितने करेंगे भाई, 72 काम हो गया भाई। मीन्स 72 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब पूछा है कि E अकेला करे, E एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो बताइए कि 72 काम को कितने दिन में करेगा,
तो इसको डायरेक्ट कट कर लीजिए, 24 दिन के अंदर उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि टोटल वर्क निकालें भाई। या तो हमें एफिशिएंसी दे रखी है या फिर दे रखा है कि एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन के अंदर कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उस काम को 20 दिन के अंदर कर सकता है। तो बताइए कि दोनों मिलके कितने दिन के अंदर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आते हैं, लेकिन वो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मान लिया कि एक व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन के अंदर, दूसरा व्यक्ति उस काम को कितने दिन के अंदर करता है, 20 दिन के अंदर। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, तो टोटल वर्क हम निकालते हैं, जितने भी दिन दिए होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं भाई। 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 हमारा क्या है, टोटल काम है। या तो उसका एलसीएम ले सकते हैं या फिर एलसीएम का कोई भी मल्टीपल हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल काम 20 है, ये 10 दिन के अंदर करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ये 20 काम है, 20 दिन के अंदर करता है, कितना काम करेगा, एक दिन में 1 करेगा। अब दोनों मिलके कितने दिन के अंदर करेंगे, तो टोटल काम है 20 और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। तो कितने दिन लगेंगे उनको, 6 सही 2/3 दिन लगेंगे भाई। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। ठीक है भाई। तो भाई आज की क्लास में हमने क्या जाना कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो कि 6/12/2017 को कंडक्ट कराया गया था, उसके अंदर 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पूछे गए हैं और फिर एक आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है और एक ट्रायंगल के ऊपर है। मींस हमारे जो एडवांस मैथ के हैं वो 5 क्वेश्चन हो गए भी। तो 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन है और 5 एडवांस मैथ के क्वेश्चन है। लेकिन जो पेपर 5/12/2017 को कंडक्ट कराया गया था उसमें से 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक से थे, 2 क्वेश्चन एडवांस से थे। देखिए एडवांस का पोर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, किसी शिफ्ट में एडवांस को ज्यादा पूछ लिया जा रहा है, किसी शिफ्ट में कम पूछ लिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को पढ़ें भाई, क्योंकि एडवांस से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। केवल आपको एडवांस कैसे पढ़ना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है या फिर कोई आइडेंटिटी याद करना है, आपको डीप में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चैप्टर निकालिए उसका और चैप्टर को देखिए कि उसके फॉर्मूले क्या हैं और बेसिक जान लीजिए, जो कि आपने 7th 8th 9th 10th के अंदर जो भी पढ़ा है उसका बेसिक जान लीजिए, ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हमारा आज पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 के साथ हम आएंगे कि जो कि 6/12/2017 को एक एग्जाम और कंडक्ट कराया गया था, ये शिफ्ट 2 का एग्जाम है। अब शिफ्ट 3 का एग्जाम हम डिस्कस करेंगे।